कई हजार वर्षों से मैं चुप हूं, मेरे ओंठ नहीं फिर भी मेरे पास अनगिनत कहानियां हैं। मेरे कान नहीं लेकिन मैंने हजारों वर्षों तक इंसानों की आवाजें सुनी हैं। मेरी आंखें नहीं फिर भी मैंने सभ्यता को जन्म लेते देखा है, उसे आगे बढ़ते देखा है और फिर उसे अपनी ही आंखों के सामने मिट्टी में समाते भी देखा है। आज जब दुनिया अपने आधुनिक शहरों पर गर्व करती है, ऊंची ऊंची इमारतों, स्मार्ट सिटी, डिजिटल मैप, सीवरेज सिस्टम्स और सुनियोजित सड़कों की बात करती है, तो मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि ये सब मेरे लिए नया नहीं है। जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इंसान छोटे छोटे गांवों में रहना सीख रहा था, तब मैं सड़कों की जाल बिछा चुका था। जब लोग गंदे पानी को घर से बाहर बहा देते थे, तब मेरे पास भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी। जब शहरों की योजना नाम की कोई चीज नहीं थी, तब मेरी हर सड़क, हर घर, हर गली एक निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई थी। मैंने व्यापार देखा, विज्ञान देखा, कला देखी, समानता देखी है और शायद मानव इतिहास का पहला वास्तविक नगर जीवन भी देखा है। लेकिन इतना सब हो जाने के बावजूद आज लोग मुझे एक खंडहर कहते हैं। मेरी टूटी हुई ईंटों को देखते हैं, मेरी सूनी गलियों में घूमते हैं, मेरे बारे में किताबें लिखते हैं, अनुसंधान करते हैं और फिर भी मेरी सबसे बड़ी पहेली आज भी उनके सामने अनसुलझी खड़ी है। मैं कौन था? मुझे किसने बनाया? मेरे लोग कौन थे? वे अचानक कहां चले गए? क्या किसी युद्ध ने मुझे मिटा दिया? क्या किसी नदी ने मेरा साथ छोड़ दिया या फिर प्रकृति ने ही मेरी कहानी अधूरी छोड़ दी? सदियों तक मैं मिट्टी की मोटी परतों के नीचे दबा रहा। लोग मेरे ऊपर से गुजरते रहे, उनके पैरों के नीचे मानव सभ्यता का एक अध्याय सोता रहा। फिर 20वीं सदी आई, कुछ पुरातत्वविदों ने मिट्टी हटानी शुरू की, एक एक ईंट बाहर आने लगी। फिर सड़कें मिली, घर मिले, कुएं मिले, स्नानागार मिले, नालियां मिली और धीरे धीरे दुनिया की सांसें थम गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि लगभग 4500 साल पहले इतना आधुनिक शहर भी अस्तित्व में हो सकता है। तब दुनिया ने पहली बार मेरा नाम सुना। मैं हूं मोहन जोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महान नगरों में से एक ऐसा शहर जिसे आज पूरी दुनिया का पहला प्लैन्ड सिटी कहकर याद करती है। लेकिन क्या वास्तव में मैं दुनिया का पहला नियोजित शहर था? मेरी सड़कें इतनी सीधी कैसे थीं? हर घर तक पानी कैसे पहुंचता था? मेरी नालियां आज के कई शहरों से क्यों बेहतर थीं? मेरे लोगों ने ऐसी कौन सी तकनीकी विकसित की थी जो आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, इतनी विकसित सभ्यता अचानक समाप्त कैसे हो गई? ये सब तो वो प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिलेंगे आज के इस एपिसोड में। एक टीला जिसमें इतिहास बदल दिया। आज का मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। लेकिन लगभग एक शताब्दी पहले यह स्थान केवल एक विशाल मिट्टी का टीला दिखाई देता था। स्थानीय लोग इसे मोहनजोदाड़ो कहते थे। सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ डेड। लेकिन कहानी की शुरुआत मोहनजोदड़ो से नहीं, दरअसल शुरुआत होती है पंजाब के हड़प्पा से। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अधिकारी दयाराम साहनी ने हड़प्पा में व्यवस्थित उत्खनन प्रारंभ किया। उत्खनन के दौरान वहां से पक्की ईंटें, मोहरे, मनके और सुव्यवस्थित निर्माण सामने आने लगे। शुरुआत में माना गया कि शायद किसी प्राचीन नगर के ये अवशेष होंगे, लेकिन अगले ही वर्ष जो हुआ उसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। सन 1922 हड़प्पा से लगभग 640 किलोमीटर दूर सिंधु नदी का किनारा, जगह मोहनजोदड़ो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी रखालदास बनर्जी सिंध क्षेत्र में बौद्ध स्तूपों का सर्वेक्षण कर रहे थे।
इसी दौरान उनकी नजर एक विशाल टीले पर पड़ी। पहली दृष्टि में उन्हें लगा कि यह भी सामान्य पुरातात्विक स्थल होगा, लेकिन जब प्रारंभिक खुदाई हुई तो नीचे से निकली पकी हुई ईंटें, दीवारें, सड़कें, नालियां और ऐसे निर्माण जिनकी योजना किसी आधुनिक नगर जैसी प्रतीत होती हैं। यहीं से पहली बार यह सुस्पष्ट होने लगा कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी। और फिर आए सर जॉन मार्शल, जो उस समय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। जब रखालदास बनर्जी की प्रारंभिक रिपोर्ट उनके पास पहुंची तो उन्होंने इस खोज का महत्व तुरंत समझ लिया। इसके बाद बड़े स्तर पर वैज्ञानिक उत्खनन हुआ। 1924 में जॉन मार्शल ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि भारत में एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की खोज हुई है जो मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन है। सोचिए, उस समय तक दुनिया मानती थी कि सभ्यता का विकास बेसिकली नील नदी और टिग्रिस यूफ्रेटिस घाटी के आसपास हुआ था, लेकिन अब सिंधु नदी के घाटी से भी एक अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता सामने आ चुकी थी। यह घोषणा केवल भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व इतिहास के लिए भी एक ऐतिहासिक घटना थी। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझना आवश्यक है। क्या मोहनजोदड़ो दुनिया का सबसे पुराना शहर है? दरअसल अक्सर सोशल मीडिया या फिर लोकप्रिय लेखों में मोहनजोदड़ो को दुनिया का पहला शहर कहा जाता है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से यह कथन पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मेसोपोटामिया का उरूक और कुछ अन्य नगर अस्तित्व में आ चुके थे। तो फिर सवाल यह है कि आखिरकार मोहनजोदड़ो को इतना विशेष क्यों माना जाता है? जवाब साफ है, इसकी नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग। यही कारण है कि अनेक इतिहासकार इसे मानव सभ्यता के सबसे उत्कृष्ट प्लान्ड अर्बन सेंटर्स में गिनते हैं। इतिहासकार ग्रेगरी एल पोसेहल और जोनाथन मार्क केनॉयर दोनों इस बात पर बल देते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के टाउन में प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिविक एमिनिटीज का लेवल अपने समय के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। यानी मोहनजोदड़ो की महानता केवल उसकी प्राचीनता में नहीं है बल्कि उसके वेल प्लान्ड कंस्ट्रक्शन यानी बेहतर निर्माण प्रणाली में थी। और शायद यही कारण है कि आज भी दुनिया इसे अर्बन प्लानिंग का मास्टरपीस मानती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह समझना कि आखिर दुनिया का पहला प्लान सिटी बना कैसे। उसके लिए अब जरा कल्पना कीजिए, समय है लगभग 2600 ईसा पूर्व का। न लोहे का प्रयोग, न आधुनिक मशीनें हैं, न कंप्यूटर है, न कोई ऑटोकैड जैसा आधुनिक सॉफ्टवेयर और न ही सैटेलाइट मैपिंग। फिर भी एक ऐसा शहर तैयार किया गया जहां सड़कें एकदम सीधी थीं, गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, मकानों का निर्माण निश्चित मानकों पर हुआ था और पूरी बस्ती किसी पूर्व निर्धारित नक्शे के अनुसार बसाई गई थी। इतिहासकार जोनाथन मार्क केनॉयर, जिन्होंने दशकों तक हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया था, उन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता के नगरों में स्टैंडर्डाइजेशन केवल ईंटों तक सीमित नहीं था बल्कि पूरी नगरीय व्यवस्था में यह दिखाई देता है। यही स्टैंडर्डाइजेशन इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान बन गया। यानी यह शहर बढ़ते बढ़ते अनियोजित नहीं हुआ था बल्कि पहले योजना बनी थी और फिर शहर बसाया गया था। यदि आप आज मोहनजोदड़ो का नक्शा देखें तो एक बहुत बेसिक सी बात समझ में आती है कि पूरा नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला था ऊंचा दुर्ग, जिसे आज सिटाडल कहा जाता है यानी ऊपरी नगर, और दूसरा नीचे फैला हुआ लोअर टाउन यानी कि निचला शहर। शुरुआती शोधों में विशेषकर से सर जॉन मार्शल और बाद में मोर्टियर व्हीलर ने यह माना है कि ऊंचा भाग संभवतः प्रशासनिक, धार्मिक या फिर सार्वजनिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। लेकिन आज के कई पुरातत्वविद सावधानी बरतते हैं और वे कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिससे यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सके कि वहां कोई राजा या शासक वर्ग रहता था। तो चलिए अब एक छोटी सी ईंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इतिहास की बड़ी कहानी सबसे छोटी वस्तु सुना देती है। मोहनजोदड़ो में प्रयुक्त बेक्ड ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंटों का अप्रॉक्स रेशियो 1:2:4 था। यानी यदि मोटाई 1 इकाई है तो चौड़ाई 2 और लंबाई 4 इकाई। अब सवाल यह है कि इसमें इतना स्पेशल क्या है? स्पेशल यह है कि यही अनुपात केवल मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं था। हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित अनेकों नगरों में भी लगभग यही मानक दिखाई देता है। इसलिए इतिहासकार ग्रेगरी पोहेसल इस सभ्यता के स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्शन सिस्टम को प्रमाण मानते हैं।
सोचिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले इतने विशाल भूभाग में निर्माण सामग्री के लिए एक जैसा मानक, ये केवल तकनीकी दक्षता नहीं हो सकती है, बल्कि किसी संगठित प्रशासनिक सोच की ओर यह संकेत करती है। और अब जरा आइए इस शहर के सड़कों पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कें अपेक्षाकृत चौड़ी थीं, उनमें छोटी सड़कें निकलती थीं और उनसे आगे संकरी गलियां। पूरी व्यवस्था ऐसी थी कि अधिकांश मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नजर आते थे। आज अर्बन प्लानिंग की भाषा में इसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यह शब्द आधुनिक है, इसलिए यूनेस्को अपने वर्ल्ड हेरिटेज अभिलेख में मोहनजोदड़ो को ब्रॉन्ज एज अर्बन प्लानिंग का उत्कृष्ट उदाहरण मानता है। यानी आज जिस अवधारणा को हम सुव्यवस्थित शहरी नियोजन कहते हैं, उसकी जड़ें हजारों साल पहले इस धरती पर दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार तो अभी आगे बाकी है, क्योंकि यदि मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी भी आधुनिक शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो शायद आपका उत्तर होगा जल भराव, या आप गंदे पानी की निकासी का उदाहरण दे सकते हैं। अब यही प्रश्न अगर मैं आपको मोहनजोदड़ो से पूछने के लिए कहूं, तो यही शहर अपनी पूरी दुनिया को चौंका देता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी इमारत नहीं, उसकी ड्रेनेज सिस्टम थी। लगभग हर घर से निकलने वाला गंदा पानी पहले एक छोटी नाली में आता था, फिर वह पक्की सार्वजनिक नालियों से जुड़ता था। इन नालियों को पक्की हुई ईंटों से बनाया गया था और कई स्थानों पर इन्हें ऊपर से ढका भी गया था, ताकि आवागमन बाधित ना हो सके। और सबसे रोचक बात, नियमित अंतराल पर इंस्पेक्शन होल्स और सोक पिट्स जैसी संरचनाएं भी मिलती हैं, जहां गाद जमा हो सके और सफाई अपेक्षाकृत आसानी से की जा सके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और यूनेस्को दोनों इस जल निकासी व्यवस्था को मोहनजोदड़ो की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में गिनते हैं। अब जरा एक कदम रुककर सोचिए, जिस समय दुनिया के अधिकांश नगरों में गंदा पानी खुले में बहता था, उस समय सिंधु घाटी का यह शहर सार्वजनिक स्वच्छता को शहरी जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना चुका था। और शायद यही कारण है कि मोहनजोदड़ो को एक प्राचीन शहर नहीं, बल्कि सभ्यता की इंजीनियरिंग का जीवित प्रमाण कहा जाता है। लेकिन क्या केवल सड़कें और नालियां ही किसी शहर को महान बना देती हैं? ऑब्वियसली नहीं। किसी भी सभ्यता की वास्तविक तस्वीर उसके घरों के सामने आती है, और लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था, क्या अमीर और गरीब के बीच कुछ बड़ा अंतर था, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या उस समय आम लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध थीं जिन्हें आज हम आधुनिक शहरी जीवन का हिस्सा मानते हैं। मोहनजोदड़ो इन प्रश्नों का उत्तर अपनी इमारतों से देता है। आज तक यहां हजारों संरचनाओं की पहचान की जा चुकी है। इसमें अधिकांश आवासीय भवन हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन एक बात लगभग हर घर में इक्वल दिखाई देती है, और वो है निजता। यदि आप इन घरों की बनावट को देखेंगे तो अधिकांश मकानों को मुख्य द्वार सीधे मुख्य सड़क पर खुलते हुए नहीं पाएंगे। कई घर सकरी गलियों की ओर खुलते थे। इतिहासकार इसे केवल वास्तुकला नहीं, बल्कि सामाजिक सोच का एक संकेत भी मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि घरों के भीतर का जीवन सार्वजनिक जीवन से ज्यादा मायने रखता था, और यह अलग भी था। अब एक और रोचक फैक्ट है, मोहनजोदड़ो के अनेक घरों में निजी स्नान घर भी मिले हैं। जरा कल्पना कीजिए कि लगभग 4,500 साल पहले, जब दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वच्छता की कोई संगठित व्यवस्था ही नहीं थी, तब यहां के लोग अपने घरों के भीतर स्नान करते थे, और उस पानी की निकासी सीधे पक्की नालियों में होती थी। इतिहासकार जोनाथन मार केनोयर लिखते हैं कि सिंधु सभ्यता में स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहीं थी, बल्कि शहरी संस्कृति का एक अटूट और अभिन्न हिस्सा थी। अब बात पानी की। आज भी किसी शहर की सबसे बड़ी चुनौती होती है पीने के पानी की उपलब्धता, लेकिन मोहनजोदड़ो ने इस चुनौती का समाधान भी हजारों वर्ष पहले खोज लिया था। पुरातत्वविदों को यहां सैकड़ों कुएं मिले हैं, केवल सार्वजनिक स्थानों पर ही नहीं, बल्कि कई निजी घरों के भीतर भी। अगर हम ASI की बात माने तो मोहनजोदड़ो विश्व के उन शुरुआती नगरों में गिना जाता है जहां इतनी बड़ी संख्या में ईंटों से बने कुएं पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि इसका पानी केवल किसी नदी या तालाब पर निर्भर नहीं था, नगर के भीतर ही लोगों के लिए सुरक्षित जल की व्यवस्था की गई थी। और यही बात इस शहर को अपने समय से बहुत आगे ले जाकर के खड़ा करती है। लेकिन कोई शहर इतना व्यवस्थित था तो क्या वहां कोई सार्वजनिक स्थान भी रहा होगा? कोई ऐसा स्थान जहां पूरा समाज एक साथ आता हो? इस प्रश्न का उत्तर हमें मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना के पास ले जाकर के खड़ा कर देता है, और वो है महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ।
यदि आपने कभी मोहनजोदड़ो की कोई भी तस्वीर देखी होगी तो डेफिनेटली यही संरचना देखी होगी। लगभग 12 मीटर लंबा, तकरीबन 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा ये जलकुंड आज भी पुरातत्वविदों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका आकार नहीं बल्कि इसका निर्माण है। इसकी ईंटों के बीच जिप्सन मोर्टार का उपयोग किया गया। तल में बिटुमिन अर्थात प्राकृतिक तारकोल की परत बिछाई गई ताकि पानी रिस न सके। दोनों ओर सीढ़ियां बनाई गई, चारों ओर कमरे बनाए गए और पानी भरने तथा निकालने के लिए अलग अलग व्यवस्था भी की गई। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या यह किसी राजा का निजी स्नानागार था? उत्तर है ये सब हम नहीं जानते। क्या यह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए था? संभव है। क्या यह सामाजिक समारोहों का स्थान था? यह भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें से किसी भी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक मिला नहीं है। इसलिए आज अधिकांश इतिहासकार सावधानी से केवल इतना ही कहते हैं कि यह संरचना विशेष सार्वजनिक महत्व की रही होगी। अब एक और दिलचस्प प्रश्न है, इतना विशाल शहर, हजारों लोग, तो भोजन कहां रखा जाता होगा? कई वर्षों तक इतिहास की पुस्तकों में बड़े भवन को ग्रेनरी यानी कि अन्नागार कहा जाता था। सर जॉन मार्शल और बाद में कुछ आरंभिक पुरातत्वविदों ने इसकी संरचना के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया कि आधुनिक शोध थोड़ा अधिक सावधान हो जाए। इतिहासकार ग्रेगरी पोहेसल और जैम मिकन्टन्स सहित कई विद्वानों का कहना है कि उस भवन का वास्तविक उपयोग निश्चित रूप से बताना अभी संभव नहीं है। हो सकता है वो भंडार स्थल रहा हो सकता है प्रशासनिक परिसर रहा हो या कोई और उपयोग कर रहा हो, यानी जिसे कभी निश्चित तथ्य माना जाता था वह आज एक शोध का विषय हो गया है। यही विज्ञान है, नए प्रमाण मिलते हैं तो पुराने निष्कर्ष भी बदलते हैं और यही कारण है कि इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन मैं आपको मोहनजोदड़ो की एक ऐसी वस्तु भी दिखाना चाहता हूं जिसने इस पूरे शहर को एक चेहरा दिया। साल 1926 मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान एक छोटी सी कांस्य प्रतिमा मिली, ऊंचाई लगभग 11 सेंटीमीटर, लेकिन प्रभाव इतिहास पर एकदम अमिट। एक किशोरी, एक हाथ कमर पर, दूसरा नीचे की ओर, शरीर पर वस्त्र लगभग नहीं के बराबर, लेकिन दोनों भुजाओं में दर्जनों चूड़ियां, चेहरे पर अद्भुत आत्मविश्वास, मानो वह किसी कलाकार के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़ी हो। आज पूरी दुनिया उसे डांसिंग गर्ल के नाम से जानती है। अब इसके मूर्ति के बारे में तो मैंने पहले ही दस्तावेज का एक एपिसोड पूरे विस्तार से आपको दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है और ऊपर आई बटन है और आप उस पर क्लिक करके उस एपिसोड को पूरा देख सकते हैं। साथ ही उस एपिसोड में आप प्रीस्ट किंग को भी देख सकते हैं और मातृ देवी की मूर्ति के बारे में भी जान सकते हैं। खैर, मोहनजोदड़ो की कहानी केवल उसकी इमारतों और मूर्तियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि यदि किसी सभ्यता की वास्तविक शक्ति को समझना हो तो उसके व्यापार को देखिए। व्यापार केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि विचारों का भी आदान प्रदान करता है और उस कसौटी पर भी मोहनजोदड़ो अपने समय से कहीं ज्यादा आगे खड़ा हुआ दिखाई देता है। और यह जानना और भी ज्यादा रोचक होगा कि आखिर इस सभ्यता के लोग कैसे व्यापार करते थे, दूर दराज से कैसे संपर्क करते थे। जब संसाधन इतने कम थे तो कैसे होती होंगी इतनी यात्राएं, वो भी मीलों लंबी। साथ ये भी जानना एक आश्चर्य का विषय होगा कि क्या वो लोग भी हमारी तरह किसी की उपासना करते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे, कैसे लिखते होंगे, क्या रही होगी उनकी स्क्रिप्ट यानी लिपि, क्या रही होगी उनकी भाषा, और सबसे बड़ा सवाल कि इतनी संपन्न, संभवतः इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समृद्ध और उन्नत सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई, क्या हुआ होगा उसके साथ।